इवनिंग, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का रेनबो क्लासेस 2.0। आज का जो ये सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां से आप लोग देखें अगर एग्जाम में तो चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो कोई सी भी वनडे एग्जाम हो, उसमें यहाँ से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। रेलवे और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे वो पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, हमारे एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो लेखपाल की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हो, उन सब के लिए ये मदद करेगा। तो प्लीज इस सेशन को ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे हम। और आप हमारा ध्येय वाक्य जानते हैं, योर विक्ट्री इज आवर विक्ट्री। आप जीतेंगे तो हम खुद जीत जाएंगे, अपने आप जीत जाएंगे, आपकी ही जीत में हमारी जीत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दस्तक फ्रॉम द मुगल एम्परर फर्रुखसियर। किस वर्ष मुगल सम्राट फर्रुखसियर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक प्राप्त हुआ। अब सवाल यह है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट से दस्तक प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि दस्तक क्या है। दस्तक एक प्रकार का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिशियल ऑर्डर है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत के बंगाल स्टेट में रूल कर रही थी, यानी कि बंगाल में वो अपना बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस के लिए उनको नवाब ऑफ बंगाल को एक रेंट देना होता था कलकत्ता में बिजनेस करने के लिए। उस नवाब ऑफ बंगाल से अपने किराए को माफ कराने के लिए, उसका रेंट देने के लिए, और जो भी वो ड्यूटी इम्पोज करता था इनके ट्रेड पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चली जाती है। उस समय पूरे भारत की जो सरकार थी वो मुगल बादशाह में निहित थी। दिल्ली और आगरा उनका हेडक्वार्टर था, यानी कि मुगलों की राजधानी या तो दिल्ली थी या आगरा थी। तो 1717 में 1717 में जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे मांग करती है कि हमारा बिजनेस अभी बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप हमें एक ऑफिशियल लेटर साइन करके दे दीजिए, जो कि हम बंगाल के नवाब को दिखाएंगे। उस समय बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान से उन्होंने अपनी ट्रेड में ड्यूटी इम्पोज जो होती थी उसमें माफी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से जाकर के, फर्रुखसियर ने ये साइन किया 1717 में और दस्तक प्राप्त कर लिया। तो जरा दस्तक के बारे में देखते हैं। दस्तक मुगल सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृत किया गया व्यापारिक परमिट था, जिसमें 1717 के फर्रुखसियर के फरमान के नियमों और शर्तों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान्य सीमा शुल्क, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसे आप कह सकते हैं, भुगतान किए बगैर बंगाल में व्यापार करने के अधिकार दे दिए। और इसका बाद में चल करके आप ये देखेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को आगे डिस्कस करेंगे, कि वहां पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग करते हुए कुछ अन्य व्यापारियों, चाहे वो फ्रांसीसी व्यापारी हो, चाहे वो पुर्तगाली व्यापारी हो, चाहे वो डच व्यापारी हो, उन सभी को ये परमिट अपना ट्रांसफर किया और इससे बंगाल के रेवेन्यू में बहुत गिरावट आई। बंगाल का रेवेन्यू बिल्कुल गिर गया, जिससे कि बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो सवाल ये था कि किस वर्ष मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार को कंटिन्यू करने की इजाजत दी, जिसे हम दस्तक कहते हैं। वो किस वर्ष प्राप्त किया अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1717 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आप बताएंगे कि मुगल बादशाह उस समय फर्रुखसियर साहब थे। उस समय बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? तो आप बताएंगे कि नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान थे। मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों को ड्यूटी देने के लिए जब कहा, टैक्स देने के लिए जब कहा, तो उन्होंने मुगल बादशाह से एक परमिट
एक फरमान जारी करवा लिया जिसे हम दस्तक के नाम से जानते हैं। तो दस्तक 1717 में पारित हुआ और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार की परमिशन मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। हु वॉज कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी? तो जरा 1757 के प्लासी युद्ध को समझते हैं। होता क्या है? होता यह है कि जो दस्तक अंग्रेजों ने साइन करवाया था उस दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे और इसकी वजह से रेवेन्यू ऑफ बंगाल घट गया था। रेवेन्यू ऑफ बंगाल घट गया था। रेवेन्यू ऑफ बंगाल जब घट गया तो 1756 में नए नवाब जो बंगाल के बनाए गए वो बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। कौन बने? 1756 में बंगाल के नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते थे, इस वजह से पब्लिक इमेज थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। हालांकि सिराजुद्दौला ने बंगाल के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए एक कदम उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कह दिया कि हम अब दस्तक को फॉलो नहीं करेंगे और आपको अपना पिछला और अब वर्तमान का सभी टैक्स अदा करने होंगे। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद सिराजुद्दौला अपनी पावर का यूज करते हुए 1756 में कलकत्ता शहर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गढ़ था वहां पे हमला कर देते हैं और कई सारे लोगों को एक काल कोठरी में बंद करके 143 अंग्रेजों को बंद किया गया जिसमें केवल 23 लोग ही जीवित मिले। इसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया। ब्लैक होल ट्रेजेडी के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई? जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता शहर पे आक्रमण किया और कई सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सफोकेशन के कारण उनमें से काफी सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। केवल 23 लोग जीवित मिले। इस घटना को हम क्या कहते हैं? काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, ये व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस समय, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही विश्वास पात्र और बहुत अच्छा एक कमांडर था। इस कमांडर को मद्रास से कलकत्ता भेजा जाता है और रॉबर्ट क्लाइव अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सिराजुद्दौला के सेनापति से एक डील कर लेता है, जिसके बाद सिराजुद्दौला के सेनापति, सिराजुद्दौला के कमांडर का नाम क्या है? कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम है कमांडर ऑफ नवाब। नवाब की सेना का सेनापति है मीर जाफर। ये मीर जाफर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव की बातों में आ जाता है और सिराजुद्दौला के साथ छल करता है। और इसके बाद 1757 का एक बैटल होता है जिसे हम प्लासी युद्ध कहते हैं। प्लासी बंगाल में एक छोटा सा गांव, प्लासी बैटल कहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है जिसकी संख्या लगभग 3500 के आसपास थी और नवाब की सेना जो बहुत बड़ी आर्मी थी लगभग 35,000 की, उस आर्मी के बीच नवाब की आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बीच एक बैटल लड़ी जाती है। इस बैटल में मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है और बंगाल में एक तरह से कह सकते हैं बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है और मीर जाफर को नया कप्तान बनाया जाता है, नया नवाब बनाया जाता है मीर जाफर। यानी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, देन यू विल आंसर मीर जाफर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का दखल बढ़ गया, तब आप कहेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का राजनीतिक दखल बंगाल की राजनीति में बढ़ गया। क्वेश्चन यह है कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव था। अगर पूछा जाता है कि नवाब की सेना का सेनापति कौन था तो आप बताएंगे मीर जाफर था। और
अगर ये पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शासन का फाउंडर हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सूझबूझ से, जो कि कंपनी में जब ज्वाइन हुआ था, तो वो केवल 1946 में 1746 में एक महज क्लर्क के रूप में कंपनी में आया था और अपनी बुद्धिमत्ता से कंपनी के गवर्नर के पद तक वो पहुंचा और लास्ट में बंगाल के गवर्नर के रूप में वो यहां से अपना कार्यकाल समाप्त करके जाते हैं। हालांकि बाद में उनके ऊपर कुछ ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कमिट कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जनक कहा जाता है। वो बंगाल में ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो अपॉइंट किए गए पहले गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में अंग्रेजी शासन का जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। देखिए होता यह है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, जैसा कि मैंने बताया, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करवा देती है। मीर जाफर जब बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी चीजों में छूट दी, बहुत सारी चीजों में उनकी मदद की अपने स्तर से। रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारा धन भी दिया। लेकिन 3 वर्षों में 1757 से 1760 के बीच में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी मदद करने के बाद मीर जाफर को ये समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनकी मदद नवाब बनने में की थी उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को सीमित किया, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं मीर जाफर से नाराज थे, तो उन्होंने उसके सेनापति मीर कासिम को बुलाया और मीर जाफर के विरुद्ध उसे खड़ा करने के बारे में सोचा। जिसके बाद मीर कासिम जो है वो मीर जाफर से मिलते हैं और मीर जाफर मीर कासिम के लिए अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अर्थात मैं कहना यह चाहता हूं कि 1760 से 1764 तक मीर जाफर बंगाल के नवाब रहे। इस दौरान मीर कासिम बंगाल के नवाब रहे और मीर जाफर ने अपने दामाद और अपने सेनापति, जो कि मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का दामाद भी था, के लिए गद्दी छोड़ दी थी। मीर कासिम ने भी वही सुविधाएं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी रखी, मगर 1763 में जाकर के मीर कासिम को यह समझ आ जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बंगाल में नवाब के अधिकारों को सीमित करने के प्रयास में थी। 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम अपनी राजधानी चेंज कर देते हैं। राजधानी जो कि मुर्शिदाबाद थी उस समय, मुर्शिदाबाद से वो राजधानी बिहार में मुंगेर नामक स्थान पे ले आते हैं। बिहार में वो अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्हें इस बात की शंका थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, इसलिए वो दिल्ली के मुगल बादशाह से मुलाकात करते हैं। दिल्ली के मुगल बादशाह उस जमाने में जो थे 1764 के समय में वो थे शाह आलम से वो मुलाकात करते हैं। साथ ही लखनऊ यानी कि अवध के नवाब से मुलाकात करते हैं, जो कि नाम था उनका शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम दोनों ही उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना तैयार होती है और इस सेना का एक युद्ध होता है बिहार में बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से, इंग्लिश आर्मी से। लेकिन इस इंग्लिश आर्मी का नेतृत्व 1764 के बक्सर बैटल में रॉबर्ट क्लाइव नहीं कर रहा था, वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के युद्ध में
ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के हाथ में था। हालांकि इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, डेस्टिनी ने, भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया और इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व करने के बावजूद बंगाल के दबाव हार गए। मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः 1765 में अंग्रेजी सरकार का पपेट नवाब बना दिया गया। यानी कि अब मीर जाफर जो थे वो अंग्रेजों के एक कठपुतली नवाब के रूप में बने। कठपुतली नवाब, कठपुतली नवाब का मतलब था कि उनकी सारी बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहेगी। इस प्रकार बंगाल की राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हावी हो गई। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, अगर सवाल यह पूछा जाए किस युद्ध के बाद बंगाल का संपूर्ण दायित्व, संपूर्ण अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, तो आप कह सकते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बंगाल के युद्ध 1764 के बाद। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल राज्य पर लगभग पूरा अधिकार कर लिया, जिसके लिए एक संधि भी साइन हुई। आपने सुना होगा इलाहाबाद ट्रीटी, हो सकता है इसका जिक्र अभी आने वाले प्रश्नों में आपको देखने को मिले। इलाहाबाद में एक संधि हुई 1765 में, जिसमें शाह आलम जो कि दिल्ली के मुगल बादशाह थे, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से लगान वसूलने का अधिकार, यानी जिसे हम उस जमाने में दीवानी राइट कहते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया। तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि बक्सर के युद्ध 1764 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आप बोलेंगे हेक्टर मुनरो। नवाब की सेना को जो लीड कर रहे थे वो जो मीर कासिम थे वो लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में अंग्रेजी शासन के जनक के रूप में अभी हम लोगों ने बात की थी, रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। यही वो व्यक्ति है जो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखता है और बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर बनाइए, और इसको क्लेवर फॉक्स कहा जाता था, क्योंकि 1746 में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आया था तो एक क्लर्क के पद पर आया था, और 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला गवर्नर अपॉइंट किया तो रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया। मात्र 20 सालों में वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर के पद तक पहुंचा। कंपनी में आप क्लर्क के पद से सीईओ के पद तक पहुंच जाए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के पिता के रूप में हम रॉबर्ट क्लाइव को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच एक्ट डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट केम टू एंड इन बंगाल। देखिए 1765 के बैटल के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में मैंने बताया कि पहली संधि जो हुई वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उस जमाने में जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर जो थे, मुगल बादशाह जो थे, शाह आलम सेकंड, इनके साथ हुई थी 1765 में, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में जनता से लगान वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था, जिसे हम दीवानी राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवानी राइट्स। ये एक बहुत बड़ा अधिकार उनको मिल गया, एक तरह से देख सकते हैं आप। तो इतना बड़ा अधिकार, रेवेन्यू का कंट्रोल पूरा उनके हाथों में चला गया, जिसके एवज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम से कहा कि हम आपको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो भी आप क्या कहेंगे? शाह आलम सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम सेकंड थे। शाह आलम सेकंड ने ये राइट तो उनको दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक सिस्टम बनाया कि नवाब का पद होगा और एक गवर्नर का पद होगा। नवाब वही करेंगे जो गवर्नर या ईस्ट इंडिया कंपनी का उनको दिया गया निर्देश होगा। एक तरह से बंगाल में दो तरह की शासन व्यवस्था चल रही थी। पब्लिक के लिए फेस थे नवाब, और बैकग्राउंड में जो रूल किया जा रहा था वो गवर्नर के द्वारा रूल किया जा रहा था। अब सवाल ये है
कि अंडर विच एक्ट, ये ड्यूअल सिस्टम कहलाया, इस एक्ट, इसको हम कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। तो ड्यूअल सिस्टम जो लाए वो कौन लाए भारत में, अगर पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव की देन थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ही ये ड्यूअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। 1773 में ब्रिटिश सरकार की संसद ने एक एक्ट पास किया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट बनाया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट में यह कह दिया गया कि अब बंगाल में नवाब का पद आप समाप्त कर दीजिए और नवाब की पूरी पावर गवर्नर में निहित कर दीजिए, और इस प्रकार से बंगाल में नवाब का पोस्ट खत्म करके गवर्नर का पोस्ट ही अब नवाब की सारी पावर को एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरीके से ड्यूअल सिस्टम को एंड किया गया अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में, 1773 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए लाया गया पहला कानूनी दस्तावेज था। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी संसद के द्वारा लागू किया गया पहला कानूनी दस्तावेज कौन सा है? तो आप बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा ही, इसी के तहत ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल प्रांत में रूल कर सकती है, जिसमें डुअल सिस्टम को एंड किया गया। और बहुत सारे फीचर्स थे इसके, वो हम लोग नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट। तो किस एक्ट से डुअल सिस्टम एंड हुआ? तो आप बता देंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया पहला कानूनी दस्तावेज था। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला समाचार पत्र, देखिए 1773 के बाद भारत में उस समय जो गवर्नर थे बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उस समय वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे, ये 1773 में गवर्नर थे बंगाल के। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जैसे ही हमने कहा कि बंगाल में गवर्नर का पद ही अब नवाब की सारी शक्तियों का उपयोग करेगा, तो ड्यूअल सिस्टम का एंड हुआ। और ड्यूअल सिस्टम के एंड के बाद बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। अब ये गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के साथ साथ मुंबई, यानी कि उस समय का बॉम्बे, और मुंबई के साथ साथ मद्रास, जैसे आज वर्तमान में आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के 3 प्रांतीय कार्यालय थे जिसमें मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो बंगाल के गवर्नर को अब बंबई और मद्रास का भी गवर्नर बना दिया गया। इस प्रकार उनके पद को गवर्नर जनरल कहने लगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भी वॉरेन हेस्टिंग्स आप बता देंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 में वो गवर्नर बन के आए थे, 73 तक वो गवर्नर रहे, और 1773 से आप देखेंगे कि 1784 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, इन्हीं के कार्यकाल में 1780 में भारत में पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित होता है, और ये समाचार पत्र जो है इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता है। इस समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। क्या नाम था? बंगाल गजट। तो भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। बंगाल गजट आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस बंगाल गजट को लाने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो हिक्की का बंगाल गजट भी कहते हैं इसे, और इसे कलकत्ता जनरल भी कहते हैं। विज्ञापन दाता एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कलकत्ता, तब के कलकत्ता में प्रकाशित होता था।
लेकिन अगर कोई पूछ ले कि हिंदी का पहला समाचार पत्र भारत में कब प्रकाशित हुआ, तो हिंदी का समाचार पत्र काफी लेट प्रकाशित होता है 1826 में। 1826 में पहला समाचार पत्र आया उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा में छपने वाला पहला भारतीय अखबार। जो बंगाल गजट है, मैं रिपीट कर देता हूं, उसके जो जनक है, भारत में समाचार पत्रों के जनक जेम्स ऑगस्ट हिक्की को माना जाता है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, और इसीलिए इसको हिक्कीज जनरल भी कहते थे या कलकत्ता जनरल के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन ये इंग्लिश में छपने वाला अखबार था। भारत में पहला हिंदी अखबार आता है 1826 में, पहला अखबार आता है 1826 में, जिसका नाम है उगता हुआ सूर्य। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं भी कॉल कर रहा हूं तेरे देर में। हाँ, तो जो हिक्कीज जनरल है, इसके बाद भारत में पहला जो अखबार आया हिंदी भाषा का, वो 1826 में आया। कब आया? 1826 में। इसका नाम है उद्दंड मार्तंड और इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आए थे, गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आए थे। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उन्हें गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया गया। लेकिन 1784 में अंग्रेजी सरकार ने, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, उसके अधीन एक छोटी सी 6 लोगों की एक कमेटी होगी और उस कमेटी को हम कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो होंगे, उनके 6 लोगों की टीम होगी। इनकी एडवाइस पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काम करना होगा। इस बात का विरोध वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया तो उन्हें हटा दिया गया। अब इस पद पर लॉर्ड कार्नवालिस आए। लॉर्ड कार्नवालिस का जो कार्यकाल है वो 1785 से लेकर के 1793 तक है। ये जब आए तो इन्होंने बंगाल के प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अपॉइंटमेंट की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता था? पूरे जिले के जमींदारों और किसानों से लगान को वसूल करने वाला, यानी कलेक्ट करने वाला व्यक्ति, जिसके लिए एक बहुत अधिक एजुकेटेड और बहुत ही काबिल अफसरों की नियुक्ति की जानी थी। यहीं से भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। सिविल सर्विसेज, जैसे आज आप आईएएस की परीक्षा कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई और इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना गया है? लॉर्ड कार्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? इसी लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में किसानों और जमींदारों के बीच लगान के बंटवारे के विवाद को समाप्त करने के लिए एक नियम बनाया, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में यह व्यवस्था की गई, जो कुल लगान आएगा उसका 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखेंगे और 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा कराएंगे। इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस स्थायी बंदोबस्त का जो ड्राफ्ट था वो कार्नवालिस के सलाहकार, जिनका नाम था जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त का ड्राफ्ट तैयार किया था और जॉन शोर को बाद में गवर्नर जनरल का पद भी मिला बंगाल में कार्नवालिस के बाद। तो आपसे पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप बताएंगे कार्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। कार्नवालिस का कार्यकाल 1785 से 93 तक था और इस प्रकार कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी मानते हैं और परमानेंट सेटलमेंट का जन्मदाता भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए कार्नवालिस के बारे में जरा समझ लीजिए। पहले कार्नवालिस का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को किस प्रकार से बंगाल में लागू किया। कंपनी में 1793 में इसको लागू किया। जमींदारों के बारे में इसमें बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का,
सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय हुम। देखिए 1828 से लेकर के 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम वेंटिक जो कि बंगाल के गवर्नर बन के आए थे 1828 में। 1833 तक तो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, लेकिन 1833 से 1835 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, अब वो इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल अगर कोई पूछे कि कौन था, तो आप बताएंगे कि लॉर्ड विलियम वेंटिक था। लॉर्ड विलियम वेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल है और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त करके उसको पूरे भारत में जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र थे उन सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया। यानी भारतवर्ष में अंग्रेजी क्षेत्रों का पहला गवर्नर जनरल जो घोषित हुआ 1833 के चार्टर एक्ट से घोषित हुआ, और अब विलियम वेंटिक हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्हीं गवर्नर जनरल, जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे 28 से लेकर के 33 के बीच में, ने राजा राम मोहन रॉय जो कि भारत के समाज सुधारक कहलाते हैं, इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा जिसमें किसी महिला के पति के मृत्यु के बाद उस महिला को आग में जला दिया जाता था समाज के द्वारा, इस एक कुप्रथा का अंत करवाया राजा राम मोहन रॉय ने। लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा यही गया, सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय हुम, तो अबॉलिश करने का काम किया राजा राम मोहन रॉय की मदद से विलियम वेंटिक। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट से बना था, और मैंने बताया था कि उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त करके उन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक बने। यहाँ पे दिया है सती या सूत्री मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पूर्वी और पूर्व आधुनिक क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच पाई जाने वाली एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने मृत पति के अंतिम संस्कार की चिता पर बैठकर खुद को बलिदान कर देती थी। इतिहास में सती प्रथा किस हद तक स्पष्ट थी यह स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको अंत करने का जो प्रयास किया वो राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम वेंटिक ने किया। आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू, शुभ रात्रि, सबा खैर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।